What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहां पर निहारना है और बताना है इस कंट्री के साथ में कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच करता है। क्योंकि रिसेंटली अभी जिम्बाब्वे न्यूज में था, क्योंकि यहां पर एक रूल करने वाला डिक्टेटर, इसकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, उसकी वजह से काफी न्यूज में था। तो बात की जा रही है कि कौन से के साथ में, कंट्री के साथ में ये लैंड शेयर करती है। ए में बोला गया है बोट्सवाना, दूसरे बोला गया है जाम्बिया, तीसरे बोला गया है मोजाम्बिक्यू। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी। आइए एक बार मैप में निहार लेते हैं, फिर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये यहाँ पर आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर जिम्बाब्वे। अगर अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग इसको देखना चाहें तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप लोग आएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर तो यहाँ पर जिम्बाब्वे देखने को मिलेगा। ये है एग्जैक्ट लोकेशन जिम्बाब्वे की। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जाम्बिया हो गया, मोजाम्बिक्यू, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर ये हो गया जाम्बिया हो गया, ये हो गया यहाँ पर जाम्बिया, ये हो गया नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक्यू। हरारे यहाँ पर इसकी कैपिटल हो गया। और यहाँ पर लेक कारिबा, ये यहाँ पर पर्टिकुलर लेक है जो कि काफी फेमस है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं ये एक लैंडलॉक कंट्री है। तो तीनों के तीनों जो भी ऑप्शन बताए वो सारे सही हैं, यानी कि आंसर इसका डी हो गया। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप लोग कंफ्यूजन में भी डाल सकते हैं, पर लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर मिड मॉनसून 2019 लाइटनिंग रिपोर्ट, ये पब्लिश की जाती है किसके द्वारा? ए में बोला गया यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के द्वारा, बी में बोला गया यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, सी में बोला गया नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा, और डी में बोला गया इसरो के द्वारा। तो ए बी सी या फिर डी, सही आंसर यहाँ पर क्या है? तो जो सही आंसर है वो बताइए, इसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा। और नैनो मैगजीन वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका सही वो है इसका ए। ये तो यहाँ पर ए आंसर हो गया अगर आप लोग इसको ऐसे देखेंगे। दूसरा, आप लोग इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, इसकी जगह पर अगर ये बोलता कि ऑल ऑफ द अबव, तो भी यहां पर ये सारे देकर एक एक अलग अलग ऑप्शन में देकर, और यहां पर आप लोगों को मान लीजिए ई ऑप्शन हो जाता ऑल ऑफ द अबव, तो वो भी आप लोग सही आंसर बता सकते हैं। यानी कि तैयार तो किया गया इसके द्वारा, पर लेकिन इनपुट्स यहां से भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें, जो कि इनपुट इसमें डाले गए हैं बेसिकली, जो ये पब्लिश किया गया है। पर मेन जो सर्विस थी यहां पर वो इस पर्टिकुलर जो यहां पर ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा तैयार किया गया है, क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग प्रमोशन काउंसिल। तो ये एक एनजीओ है जिसके द्वारा यहां पर ये तैयार किया गया है। कुछ और बातें अगर इसके बारे में जाने तो आइए देख लेते हैं ये बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो लाइटनिंग के इशू देखने को मिले वो देखने को मिले उड़ीसा में, और सबसे ज्यादा जो लाइटनिंग की वजह से जो डेथ हुई वो हुई यहां पर किसके अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आंसर ये हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से काफी सारी हाहुल्ला भी हमारी कंट्री में देखने को मिला था। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ये टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में है, जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग जो मेथोडोलॉजी है, तो खासकर उसके लिए जो टैक्स है उसके ऊपर फोकस देकर चलता है। तो यहां पर ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर कोई होता है तो उसमें फोकस दिया जाता है। अभी बात करेंगे क्या क्या बोला जा रहा है इसके बारे में। बोला जा रहा है दो टाइप का, ये यूनिलेटरल और बायलेटरल। स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ट्रांसफर ये है यहाँ पर बेसिकली एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, यानी कि अगर मान लीजिए आप लोग कोई कंपनी है अपनी, और वो कंपनी आप लोग उस कंपनी में से एक पार्ट अपना बेचना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी को, ठीक है,
तो आप लोगों को एडवांस में उसकी प्राइसिंग बतानी पड़ेगी ताकि उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके। नॉर्मली करते क्या, बेचने के बाद में उसको ये करते हैं कि हम लोगों ने तो बहुत सस्ते में बेचा है इसको, और एक तरीके से टैक्स कम पे करने के लिए यहाँ पर टैक्स से बचने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर एडवांस प्राइसिंग बताई जाएगी कि हाँ पहले से ही आप लोग इतने में इसको बेचने जा रहे हैं ताकि एनालिसिस वगैरह किया जा सके और टैक्स चोरी को रोका जा सके। ये 3 तरीके का होता है, यूनिलेटरल, बायलेटरल और मल्टीलेटरल। यूनिलेटरल में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा टैक्स अथॉरिटी और जो पर्टिकुलर कंपनी है वो रहेगा। बायलेटरल में आप लोगों को दोनों कंपनी और टैक्स अथॉरिटी, और मल्टीलेटरल में तो सारे जो भी यहाँ पर मुद्दे हैं वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया ए, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। तो कहां पर ये पाए जाते हैं? ए में बोला गया अरुणाचल प्रदेश, बी में हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर तीसरे में बोला गया है मिजोरम। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका, जिसमें 1 और 3 सही है, यानी कि सी आंसर सही है। देखिए जो ट्रॉपिकल वेट जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर लगभग 250 मिलीमीटर से ऊपर वहां पर बारिश होनी चाहिए, और यहां पर 25 से लेकर लगभग 27 तक का टेम्परेचर होना चाहिए इस पर्टिकुलर वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए। और ये जो टेम्परेचर ये आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में देखने को मिलेगा। जो हिमाचल प्रदेश है यहां पर इस तरीके की कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। ये इसी के साथ में आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बारिश कहाँ होती है, तो ये मेघालय के अंदर जो चेरापूंजी वाला एरिया है बेसिकली वहां पर ये निकल कर आती है। तो इसी के चलते जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है कि एवरग्रीन ये फॉरेस्ट यहाँ पर रहते हैं। नॉर्मली फॉरेस्ट अगर आप लोग देखेंगे जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि अपने एरिया में आप लोग देखते हैं क्या होता है, जैसे सर्दी आती है यानी कि फरवरी का मौसम आता है तो पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे सर्दी आनी स्टार्ट हो जाती है तैसे तैसे यहाँ पर पत्तियां गिरनी स्टार्ट कर देता है। तो कुछ ऐसा फिनोमिनन आप लोगों को देखने को मिलता है, उसको डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। पर यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि हमेशा एवरग्रीन रहते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। और मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से ही कवर है, इसलिए कहते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया काफी सुंदर है। तो वहां पर कभी टाइम मिले तो जरूर घूमने जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात कर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट है, जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर जो यूज किए जाते हैं IFPRI के द्वारा जब इसको तैयार किया जाता है, तो कौन कौन से इंडिकेटर यहाँ पर यूज किए जाते हैं ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया यहाँ पर अंडर नरिशमेंट, दूसरा बोला गया चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा बोला गया यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो सही आंसर आप लोग बताइए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर हो गया इसका सी, यानी कि 1, 2 and 3 तीनों सही है। यहाँ पर जो इंडेक्स तैयार किया जाता है तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यह है IFPRI। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट है जो कि फोकस देकर चलता है यहाँ पर कि किस तरीके से जो भुखमरी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये जो इंस्टीट्यूट का गठन किया गया था 1975 में इसका गठन किया गया था। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भुखमरी, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, न्यूट्रिशन पॉलिसी एनालिसिस करता है। वॉशिंगटन DC जो कि यूएसए कैपिटल है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में ये बातें याद रखिएगा। जो हंगर इंडेक्स है वो 4 बेसिकली इंडिकेटर काउंट करता है। ये हो गया अंडर नरिशमेंट, यहाँ पर जो है चाइल्ड स्टंटिंग, मोर्टेलिटी, और इसी के साथ में वेस्टिंग की भी बात करता है। तो जान लेते हैं क्या क्या है। ये समझ लीजिए, एक बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मल है अगर एज के हिसाब से उसकी हाइट और वेट सही है, यानी कि एज, हाइट और वेट तीनों एक प्रपोर्शन में रहते हैं। अगर यहां पर वेस्टेड बोलेंगे तो इसका मतलब है लो वेट रह गया हाइट के हिसाब से, यानी कि हाइट तो हो गई है पर लेकिन सूखा सा रह गया है, ज्यादा तगड़ा वो नहीं कहते हैं खाते पीते घर का नहीं लगेगा, यानी कि पतला सा लगेगा। ठीक है, जब स्टंटेड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लो हाइट रह गई है एज के हिसाब से, यानी कि थोड़ा ठिगना टाइप का रह गया यहाँ पर। तीसरा अगर बोलेंगे अंडरवेट यहाँ पर तो इसका मतलब है लो वेट रह गया एज के हिसाब से, और हाइट भी थोड़ा कमी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अंडरवेट बोलेंगे। तो ये अलग अलग टर्म यूज की जाती है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो 4 इंडिकेटर याद रखने हैं। एक तो है यहाँ पर अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग, मोर्टेलिटी और वेस्टिंग। ठीक है ना, मोर्टेलिटी होती है यानी कि बच्चों की जो जान जाती है, 5 साल के नीचे के जो बच्चे रहते हैं उनकी जान जाती है, उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये है टोटल क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है पर लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप लोगों को अगर बजट में डेफिसिट देखने को मिल रहा है, डेफिसिट का मतलब आप लोग सीधा सीधा याद रखिए कि आमदनी 98 और खर्च रुपया, 50 पैसे कमा रहे हैं और 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिसिट आ गया, कमी आ गई। तो कौन सा एक्शन गवर्नमेंट लेगी यहां पर इसको रिड्यूस करने के लिए, इनके डेफिसिट को अगर कम किया जाए तो क्या क्या स्टेप उठाए जाएंगे। पहला बोला गया है रिड्यूस किया जाएगा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
दूसरा बोला गया इंट्रोड्यूस किया जाएगा न्यू वेलफेयर स्कीम, तीसरा बोला गया रेशनलाइज की जाएंगी सब्सिडी, चौथा बोला गया रिड्यूस किया जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी। तो कौन सा सही है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1, 2 and 3। ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है? तो अपना आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर देखेगा। सही आंसर है यहां पर इसका सी। समझ लेते हैं कैसे। रिड्यूस किया जा रहा है यहां पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि एक तरीके से जो खर्चा है वो यहां पर कम किया जाएगा, राजस्व जो व्यय है वो कम किया जाएगा, तो सीधी सीधी बात है डेफिसिट कम होगा। पहली स्टेटमेंट सही होगी। इंट्रोड्यूस किया जा रहा है न्यू वेलफेयर स्कीम, अगर नई स्कीम हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें खर्चा होगा। जैसे बहुत सारी स्कीम हमारी कंट्री में लॉन्च की जा चुकी है, कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जो कि 100% सेंटर के द्वारा पैसा दिया जाता है, कुछ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, ठीक है, तो उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है अलग अलग राज्य के द्वारा। तो यहां पर ये देखने को मिलती है 2 तरीके की स्कीम, तो जितनी स्कीम देखने को मिलेगी वहां पर उतना ही ज्यादा खर्चा होगा, तो ये और ज्यादा बढ़ाएगा, इसको घटाएगा नहीं। तीसरा बोला जा रहा है रेशनलाइजिंग सब्सिडी, यानी कि जो सब्सिडी है जिस पर्टिकुलर जनता के लिए सब्सिडी है उस तक वो सब्सिडी पहुंचाओ। ऐसा नहीं है कि सबको वो सब्सिडी आप लोग बांट रहे हैं, तो एक तबका आप लोग छांटिए और उस तबके तक सब्सिडी को पहुंचाइए, तो ये फोकस आप लोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कम सब्सिडी आप लोगों को देनी पड़ेगी। जैसे सिलेंडर की बात की गई अभी रिसेंटली कि सिलेंडर जिनके पास में अच्छी खासी अर्निंग होती है उसको छोड़ दे, तो सब्सिडी कम होगी, तो गवर्नमेंट का पैसा कम खर्च होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर से कोई सामान लाते हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, अगर वो हम लोगों ने कम कर दी तो हमारे पास से पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो डेफिसिट और बढ़ेगा। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे तो पैसा ज्यादा इकट्ठा होगा, तो वो एक तरीके से फायदा होगा, कम करना फायदा नहीं है, कम करना तो नुकसान ही है, ठीक है। तो ये शानदार क्वेश्चन था जो कि आप लोग पता रख सकते हैं इसके बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट भी निकालकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर से। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किसके अंदर की जाती है? पहला बोला गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट यहां पर क्या है, यहां पर ये 2006 का। दूसरा बोला गया यहां पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन है, यानी कि जीआई टैग जो जाता है उसके अंदर आता है 1999 का। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है? अपना आंसर बताइएगा, उसके बाद में आंसर देखेगा। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो देखते हैं क्या है आंसर। आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मान लीजिए आप लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई क्रॉप बनाई, यानी कि आप लोगों ने कपास बनाया या फिर आप लोगों ने ब्रिंजल बनाए, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोई भी अगर ऐसे क्रॉप बनाई तो क्या करेगी, सीधा सीधा इन्वायरमेंट पर नुकसान डालेगी। तो पहले उसको चेक किया जाता है कि क्या उसमें जो चेंजेस आप लोग करके ला रहे हैं, उसके जीन्स में जो चेंज लेकर आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और उसको आप लोग जीएम क्रॉप यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि उसके जीन को मॉडिफाइड करके कोई क्रॉप आप लोग बना रहे हैं, तो इन्वायरमेंट पर क्या नुकसान डाल रही है। तो इन्वायरमेंट का नुकसान बेसिकली यहां पर इसके द्वारा चेक किया जाता है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यहां पर ये बेसिकली इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जीएम क्रॉप कई बार न्यूज में रहती है, तो ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है और पास्ट में भी ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर 2017 में पूछा गया है, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू द एक्टिविटी, यानी ये कौन सी एक्टिविटी है जिसके बारे में आप लोग बोलेंगे कि लोकतंत्र एक श्रेष्ठ गुण है, तो किसकी वजह से है यहाँ पर? अगर आप लोग डेफिनेशन जाते हैं, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये है डेमोक्रेसी, तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। पहले बोला गया इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, दूसरा बोला गया मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, दूसरा बोला गया ए सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, चौथा बोला गया ए बैंड ऑफ ये है डेडिकेटेड टू द पार्टी वर्कर, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? ए बी सी एफ डी, अपना आंसर बताइए फिर आंसर देखेगा। सही आंसर है यहां पर इसका ए, ये बात की जा रही है इंटेलिजेंस कैरेक्टर ऑर्डिनरी, यानी कि कॉमन जनता जो मेल और फीमेल है, अगर उसके अंदर इंटेलिजेंस कैरेक्टर यहां पर अच्छा रहता है तो वो एक तरीके से अपने डिसीजन अच्छे ले पाएंगे, और डिसीजन अच्छे ले पाएंगे तो अपने द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं वो भी अच्छे लेकर आएंगे, तो अच्छी डेमोक्रेसी होगी, अच्छे से काम होगा, अच्छे से लॉ हमारी कंट्री बनेंगे। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पर क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देंगे अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर है। इसीलिए कहते हैं बेस बनाओ, कितनी बड़ी दीवार कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लेना उसके ऊपर फिर, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अगर डेफिनेशन पता था तो आंसर आप लोग दे पाएंगे। यहां पर बोली जा रहा है कि एक तरीके से एग्जीक्यूटिव को स्ट्रेंथ करना, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ये सब चीज तो अपना आप स्ट्रेंथ हो जाएंगे अगर अच्छे लोग यहां पर चुनकर आएंगे। सुपीरियर इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर एक को यहां पर सर्वश्रेष्ठ बता देना, ऐसा नहीं है, तो यहां पर सबको, पूरी जनता में जो मेल और फीमेल है, ऑर्डिनरी जो लोग हैं, साधारण जनता है, उनको साथ में लेकर चलना है। नेक्स्ट यहां पर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है जिसको इवोल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना ELISA, तो एलिसा इसको बोला गया। तो ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? डिटेक्ट करने के लिए न्यूट्रिनो, टू डिटेक्ट करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव, डिटेक्ट करने के लिए इफेक्टिव मिसाइल डिफेंस सिस्टम,
इसी के साथ में स्टडी इफेक्ट सोलर जो फ्लेयर होती हैं और ओवर कम्युनिकेशन, उसको यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है। तो ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका यहाँ पर बी, ये डिटेक्ट करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, तो इसकी वजह से काफी न्यूज में था, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछे जाते हैं जो कि यूपीएससी का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, इस तरीके की स्टेटमेंट बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। बोल दिया जाएगा किससे रिलेटेड है पर्टिकुलर ये एक्सपेरिमेंट जो है, तो ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है यहाँ पर ये। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है और ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। टर्म यहाँ पर इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल, ये सम टाइम न्यूज में देखने को मिलते हैं। तो किससे रिलेटेड है? पहला बोला जा रहा है ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, दूसरा बोला जा रहा है स्टडी ऑफ सोलर एंड द लूनार एक्लिप्स, तीसरा बोला जा रहा है प्लेसिंग सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, चौथा बोला जा रहा है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ। क्या स्टेटमेंट सही है? ए बी सी या फिर डी? तो सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या है इसका? यहाँ पर ये है ए। आप लोगों ने ब्लैक होल के बारे में सुना था कुछ दिनों पहले कि ब्लैक होल की एक पिक्चर तैयार कर ली गई है, तो ये उसी से रिलेटेड है कि यूनिवर्स को हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि एक्चुअल में यूनिवर्स क्रिएट क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ है तभी तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अर्थ कैसे बनी है और अर्थ पे ऑर्गेनिज्म कैसे है। तो ये फर्दर बात का प्रोसेस है। डायरेक्टली यहाँ पर यूनिवर्स कैसे क्रिएट हो रहा है, ब्लैक होल क्या क्या कंडीशन है, किस तरीके से बनता है, क्या क्या कंडीशन, क्या क्या सिचुएशन है, वो सारी चीजों का एनालिसिस इन चीजों के थ्रू किया जाता है। तो ये यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के प्रोसीजर है, यहाँ पर एक पार्ट है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए। आप लोगों के लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है। अगर पसंद नहीं आते तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। चीजों को शेयर जरूर किया कीजिए, अपनी फैमिली को बड़ा बनाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर कनेक्ट किया जा सके। और जब भी टाइम मिले, अपने आप तो पढ़ना ही है, दूसरों को भी पढ़ाना है, तो ये जरूर रखिए आप लोग किसी एक बच्चे को पढ़ाइए ताकि आगे आने वाले टाइम में हम लोग सोसाइटी में एक चेंज ला सकें। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तब तक के लिए थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।